प्यारे साथियों, आज की इस लेक्चर्स में हम लोग अब बात करेंगे। मॉड्यूल 1 जो है डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अगला टॉपिक है नेशनल इनकम ट्रेंड और स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम है, इसका मतलब होता है कि टोटल कितना वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसी भी देश के अंदर, है ना, या देश के बाउंड्री के अंदर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक टाइम इंटरवल में हो सकता है कि हम 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें, 3 साल के लिए लें, 1 महीने के लिए लें। एक स्पेसिफिक पीरियड हमारा होना चाहिए कि कब से कब तक का आप जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। जनरली हम लोग जो है 1 साल लेकर चलते हैं, क्योंकि आप का प्लेसमेंट भी होगा तो जो पेमेंट दिया जाता है वो पर एनम लिखा हुआ रहता है, यानी 1 साल का जो है आपका कैलकुलेशन किया जाता है कि 7 लाख का जो है पैकेज लगा है, 20 लाख का पैकेज लगा है, तो वो पर एनम के हिसाब से जो है आपका होता है। ये जो नेशनल इनकम है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इनकम ही हमें बताता है कि हमारे देश का इकोनॉमिक कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, या ठीक ठाक है, चल सकता है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। ये हमें बताता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ थिंग, मतलब जो भी लोग इस देश में हैं, अपने इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग क्या है, उनका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, उसको चेक करना ही जो है ये, या उसको इंडिकेट किया जाता है किसकी मदद से, तो नेशनल इनकम की मदद से चेक किया जाता है। जो ट्रेंड्स हैं एंड जो स्ट्रक्चर्स है हमारे नेशनल इनकम का, वो वेरी करता है ओवर टाइम एंड अक्रॉस कंट्री में, और टाइम के बेसिस पे ये वेरी कर सकता है। मान लो कि अपने देश में जो राज्य हैं, हर राज्य का जो नेशनल इनकम है वो अलग अलग है, और टाइम के साथ ये चेंजेस भी होते रहता है। तो अक्रॉस कंट्री डिपेंडिंग ऑन प्लेस, कौन सा प्लेस है, कहाँ पे है, कौन सा राज्य है, कहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है ना, कितना प्रोडक्ट्स कहाँ पे बन रहे हैं। अब बात आती है बिहार की, तो अपना बिहार में देखिए इंडस्ट्री का कम है, तो अगर इंडस्ट्री कम है तो मैक्सिमम लोग कहाँ जाएंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो है ही नहीं उतना जितना अदर स्टेट में है। तो उस कंडीशन में जो आपका नेशनल इनकम होगा, अगर बिहार स्टेट का बात किया जाए, ओवरऑल जितने भी बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनका नेशनल इनकम एक लो आएगा, कम आएगा। तो उसी तरीके से अलग अलग टाइमिंग में, अगर मान लो कि 1 साल का हमने निकाला एक डाटा कि इस जगह का जो है हमारा 3 लाख पर एनम जो है जा रहा है, 3 साल का निकाल लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला 2 साल या अगला साल भी वही चीज़ें रहेगा। ये वेरी करता है ओवर टाइम। ओके, जो ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम है, ये इन्फ्लुएंस होता है हमारा कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। इन सभी पे जो है ट्रेंड जो होता है हमारा नेशनल इनकम का, वो इन्फ्लुएंस होता है। इन जनरल अगर नेशनल इनकम ट्रेंड की बात किया जाए, तो ये इंक्रीज़ होता है ओवर टाइम एज इकोनॉमिक ग्रो। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होता है, वैसे वैसे जो ट्रेंड्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं एंड एक्सपैंड, और बड़ा भी होता है, फैलता भी है और ग्रो भी करता है। हाउएवर जो रेट होता है हमारा ग्रोथ का, कैन फ्लक्चुएट ड्यू टू बिजनेस साइकिल, रिसेशंस और अदर इकोनॉमिक शॉक्स। कई सारे चीज़ों पे ये जो रेट होता है ग्रोथ का, वो फ्लक्चुएट करता है कि किस तरीके का बिजनेस साइकिल है ना, रिसेशंस कैसा हो रहा है, इकोनॉमिक शॉक्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आपका जो है डिपेंड, मतलब उसकी मदद से क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो जो नेशनल इनकम ट्रेंड्स होते हैं वो
फास्टली ग्रो करता है। दिस ग्रोथ इज़ ड्राइवन बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली आप देखो, अगर कोई इकोनॉमिक का रैपिडली आपका जो है एक्सपेंशन हो रहा है तो डेफिनेटली नेशनल इनकम जो ट्रेंड्स होंगे वो भी ग्रो होंगे, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो कंजम्पशन ज़्यादा। देखो प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगा? जब डिमांड रहेगा। अब डिमांड ही नहीं रहेगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है तो कोई बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बार बना लिया वो लॉस में आ गया तो फिर वो कहेगा कि यार मैं क्यों इसको बनाऊँ, जब इससे कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहा है तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करें। तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। कन्वर्जली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ऑब्वियसली उसी चीज़ में बोला गया है अपोजिट तरीके से कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्सपेंशन के जगह पे डाउन टर्न्स आ रहा है, मतलब घट रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो नेशनल इनकम ग्रोथ होगा या ट्रेंड्स होंगे वो क्या होगा, वो भी आपका घटेगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ नेशनल इनकम, जो स्ट्रक्चर्स होता है नेशनल इनकम का, ये कंपोजिशन होता है हमारा इनकम जनरेटेड विद इन इकनॉमी। एक इकनॉमिक के अंदर कितना इनकम जो है जनरेट हो रहा है वो हमारा उसका कंपोजिशन जो होता है वो रेफर्स करता है, बताता है हमें कि स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ये होगा। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द सोर्स ऑफ इनकम एंड सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट में जो हमारा सोर्सेज हैं वो किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट में, ये हमें प्रोवाइड करता है। किसकी मदद से पता चलता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम से। जो स्ट्रक्चर्स होता है हमारा नेशनल इनकम का, वो एनालाइज किया जाता है। कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जो कि सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो कंपोनेंट्स है, इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्कर्स को कितना सैलरी दिया जाए, है ना, वेजेस क्या दिए जाए, क्या बेनिफिट्स रिसीव किए गए हैं बाय इंडिविजुअल फॉर देयर वर्क, वो अपने काम के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं पे भी वो काम कर रहा हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उसे जो सैलरी है, जो बेनिफिट्स हैं, जो वेजेस हैं, वो कितने दिए जा रहे हैं, वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इनकम अर्न बाय ऑनर्स ऑफ कैपिटल, है ना, जो भी कैपिटल्स का ऑनर्स होगा उसके द्वारा जो इनकम अर्न किया जाएगा उसको ऑपरेटिंग सरप्लस या प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे बिजनेसेस से, कॉरपोरेशन से या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अगर कोई है तो कितना कोई ऑनर जो है वो कितना पैसा कमा रहा है, उसका अर्निंग क्या है, वो आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इंक्लूड करता है हमारा रिटेनिंग अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कितना अर्निंग रिटेन कर रहा है। मान लो कि मुझे जो है यहाँ पे मैंने कोर्सेज आपको बेचा 100 कैंडिडेट को, है ना। अभी 100 कैंडिडेट में मान लो कि 200 रुपये आपको जो है हमें पे किए। अभी 200 रुपये में मान लो कि मेरे पास 4 स्टाफ हैं। कितने स्टाफ हैं? 4 स्टाफ हैं। तो चारों स्टाफ को मान लो कि 1 महीने का मैं पेमेंट दे रहा हूँ 3000 रुपया। सपोज डैट मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है, 3000 रुपया, या चलो 3000 की जगह पे 13000 कर लेते हैं, है ना, 13000 रुपया पहले को, दूसरा को भी 12000 दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा को 13000 और चौथा को भी 12000 यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया, दिया। अब इतना दिया। अब 100 लोग हैं जो कि इस कोर्स को परचेज़ किए हैं 200 रुपये में, तो मेरे पास कितना आया, 1 2 3 2 लाख लगभग आया। तो ये जो 2 लाख मेरे पास आया,
सॉरी यहाँ पे आपका 20,000 होगा, है ना, 20,000 होगा। तो ये 20,000 आया, लेकिन मेरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अर्निंग कितना हुआ इस कोर्स, ये जो सब्जेक्ट्स है इस कोर्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 20,000 अर्निंग हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, हमारा लॉसेज हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, लॉसेज हो गया। तो लॉसेज को यहाँ पे नहीं लेकर चलना है, यहाँ पे एट एनी हाउ प्रॉफिट को ही सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि 1,000 लोग खरीद लिए, तो कितना हो गया, 2 लाख। अब 2 लाख मैंने कमाया और यहाँ पे 24 और 26 कितना हो गया, लगभग 50। तो 50,000। तो यहाँ पे हमारा जो रिटेन किया वो कितना किया, रिटेन किया कि 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपया जो है वो मेरे पास रहा। और जो 50,000 रुपया था वो मैंने, जो मेरा एम्प्लॉय था उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यही इन दोनों को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके। उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम जो कंपोनेंट है ये कंप्राइज करता है इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड और इंगेज्ड ऑन यूनिक कारपोरेटेड बिजनेस। यानी जो मैं खुद जो पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम कहेंगे। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट। जब कोई भी प्रोडक्ट को या तो इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है ना, चाहे सेल्स हो या सर्विसेज हो, तो वहाँ पे कई सारे टैक्सेस जो है लगाए जाते हैं। तो वो टैक्सेस से जो भी अर्निंग होती है गवर्नमेंट को, है ना, वो हमारा इकोनॉमिक में आता है कंपोनेंट। उसके बाद आता है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ जो है रिप्रेजेंट करता है पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट सर्टेन और इंडस्ट्री और इन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिव रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट, है ना। जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए जो भी इंडस्ट्रीज़ या एक्टिविटीज़ कोई करने वाला है, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिए जाते हैं उसको सब्सिडीज़ कहा जाता है। इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ये भी हमारा कंपोनेंट है। इसके अलावा अगला कंपोनेंट है हमारा नेट प्रॉपर्टी इनकम। ये इंक्लूड करता है इनकम अर्न फ्रॉम एसेट्स, है ना। कोई भी एसेट्स है, इंटरेस्ट, डिविडेंट, रेंट, रॉयल्टीज़ माइनस इनकम पेड बाय फॉरेन एंटिटीज़। तो ये मतलब जो भी एसेट्स के द्वारा अर्निंग होते हैं उसी को जो है नेट प्रॉपर्टी इनकम कहा जाता है। ओके। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर vary across countries and over time, depending on factors such as the structure of economy, level of development and government policies। इन 3 पॉइंट्स पे क्या होता है कि हमारा जो कंपोनेंट्स होते हैं अपने देश में या अलग देश में भी वैरी करता है ओवर टाइम के साथ भी, और कंट्री में लोकेशंस किस जगह पे हो रहा है, कहाँ पे इंपोर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसको भी यहाँ पे जो है किया जाता है। एनालाइजिंग द ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर्स। जब एनालाइज करते हैं हम लोग ट्रेंड्स और स्ट्रक्चर्स को नेशनल इनकम का, तो ये हेल्प करता है उसको जो पॉलिसीज़ को बनाने वाला होता है, या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, या जो रिसर्चर्स होते हैं, जो कोई डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने वाले रिसर्चर्स होते हैं, उनको जो है हेल्प करता है। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करने में कि किस एरिया में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस ज़्यादा हैं, उसको भी पता करने के लिए। फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना। स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव करने में और सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है उसको भी प्रमोट करने के लिए नेशनल इनकम्स का एनालिसिस किया जाता है, ताकि एक बेटर और अच्छा पॉलिसी जो है बनाया जा सके और उसके बेसिस पे नेशनल इनकम को क्या किया जा सके, इम्प्रूव
किया जा सके। तो आई होप कि आज की ये जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, मतलब चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।